स्टार्ट। हाँ, just 1 minute. Okay, started. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनका नाम आसिम शाह है। हमें मलेशिया से ज्वाइन कर रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि जो स्टूडेंट मलेशिया में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस इजी हो सके और वो किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की बजाय खुद सारा का सारा प्रोसेस खुद करें अपने हाथों से। तो अपना इंट्रोडक्शन सर खुद ही देंगे। मैं कोई भी उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। सर अपनी डिटेल पूरी की पूरी खुद ही अपना बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सर आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए, कैसी हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। आई नो काफी बिजी स्केड्यूल होते हैं जो रिसर्च के लिए गए हुए होते हैं। इवन मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी काफी बिजी होता है। तो थैंक यू सो जी। मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं, तो सर इंशाल्लाह एक्चुअली ऑब्लिगेटरी फॉर अस कि हमारे पास जो भी है वो सब तक पहुंचना चाहिए, और नज़रिया भी यही है और शौक भी यही है। हम्म, तो मेरा नाम सैयद आसिम शाह है और बेसिकली मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। और मैं तकरीबन मलेशिया आए हुए मुझे तकरीबन 2 साल 6 महीने हो गए हैं। मैं रिसर्च डिग्री में यहाँ पे आया था मास्टर्स में, और ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे मेरा मास्टर्स अभी कंप्लीट हुआ है। लास्ट वीक मेरा फाइनल वाइवा हुआ है। और इसके अलावा ये था कि यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट है, और जो ऑन द वे फिर मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री था। मटेरियल सिंथेसिस जो है वो मेरा मेजर था। और इसके अलावा जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वह यूनिवर्सिटी तुन हुसैन उन मलाइशिया है। ये मलाइशिया की जौहर बारू एक स्टेट है, यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ओके। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया मास्टर के लिए गए थे, तो आप किसी कंसल्टेंट के पास गए थे अपने एडमिशन के लिए या सारा प्रोसेस आपने खुद किया था? नहीं, मैंने सारा का सारा प्रोसेस अगर देखे ना, ईमेल से लेकर यहाँ पर आने तक, रजिस्ट्रेशन करवाने तक, ईच एंड एवरीथिंग बाय माय सेल्फ। मैंने किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी बंदे को 1 रुपया भी नहीं दिया। जितना भी प्रोसेस था सारा का सारा मैंने खुद किया। अब हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, जब कभी भी स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, इधर वो चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, मलेशिया हो, या इधर यूरोपियन कंट्रीज़ हों, तो हमारे यहाँ गलती ये होती है कि हम बगैर इंफॉर्मेशन लिए या बगैर जो है वो स्ट्रगल किए हम कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं। तो प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने सारा का सारा प्रोसेस खुद ही किया था। ओके। तो आपने अपना प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट किया? लाइक आप मास्टर के लिए आए थे तो आपने सबसे पहले आपने कोर्स फाइंड आउट करना था। तो किस तरह से अपना पहला अ, स्टेप आपने उठाया? असल में अगर इसको हम इस तरह से देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो भी पाकिस्तान से या कश्मीर से, या हम हमारे जो भी स्टूडेंट इंडिया से, बांग्लादेश से, जो जो भी जहाँ से भी स्टूडेंट्स बाहर के लिए जो जाना चाहते हैं, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हमें स्कॉलरशिप मिले। क्योंकि जो है वो फंडेड अगर ना हो तो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक्सेप्ट कि आपकी जो है वो आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हों, आप किसी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हों फाइनेंशियली, तो वो अलग बात है, बट मोस्टली कंसर्न सब स्टूडेंट का। तो इसको हम इस वे में देख लेते हैं कि मैंने जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या थी मेरे पास, और मैंने कैसे ट्राई किया इसको। तो मलेशिया में जो था वो नॉर्मली जो 2 तरीके हैं वो ज़्यादा फेमस हैं। एक तो इनका अपना जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जिसको हम मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं, वो बड़ा फेमस स्कॉलरशिप है और हर साल जो है वो मार्च में आता है। वो एक प्रॉपर स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जिसमें सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बट जो मेरा केस था उसमें ये होता है कि यहाँ पे कुछ पोजीशंस होती हैं जिनको हम जीआरए कहते हैं, ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप। ये क्या होते हैं? ये प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया की तरफ से ना, हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन मलेशिया की तरफ से। ये प्रोजेक्ट जो होते हैं वो मिलते हैं सुपरवाइजर्स को, और फिर सुपरवाइजर्स उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आगे स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, इधर लोकली भी करते हैं और इंटरनेशनली भी करते हैं। तो मेरे केस हम्म, में भी इसी तरह का प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने पहले ईमेल किया था। ओके। अच्छा, आपने पहले सुपरवाइजर को मेल किया, मतलब कि आप का बीएस कंप्लीट होने वाला था, आपने अपने थीसिस की बेस पे आगे अप्लाई किया था सुपरवाइजर ने? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा बीएस कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद मैं एक जॉब कर रहा था एक कंपनी में, बट जो था वो मेरा गोल था वो यही था कि मुझे आगे जो है वो पढ़ना, एजुकेशन हासिल करनी है। तो उसी दौरान जो है वो आई वाज ट्राइंग टू अप्लाई टू लाइक डिफरेंट कंट्रीज में, चाइना, हंगरी, तुर्की, मलेशिया, जापान, नीदरलैंड, मतलब सारी जगह पे अप्लाई कर रहा था। आई वाज सेलेक्टेड इन चाइना, फिर मेरा मलेशिया में हो गया।
चाइना में जो था वो कोविड हो गया उस टाइम, क्योंकि 2020 में आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। देन मलेशिया में ऐसा हुआ कि ये इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये वाले प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपसे बात की, एफआरजीएस के नाम से होते हैं, एलआरजीएस, टीआरजीएस, पीआरजीएस, जीपीपीएस, ये डिफरेंट बॉडीज हैं जो फंडेड जो है वो प्रोजेक्ट्स देती हैं सुपरवाइजर्स को। हर यूनिवर्सिटी के साथ अपना एक रिसर्च मैनेजमेंट सेंटर होता है जो इन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता है, और वो रिसर्च मैनेजमेंट सेंटर जो होता है वो यूनिवर्सिटी के साथ और गवर्नमेंट के साथ जो है वो ऑनलाइन तौर पे लिंक होता है। तो मैंने भी ऐसा ही किया था कि एक वेबसाइट थी यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे मैंने जो है वो सर्च करते हुए मुझे वो वेबसाइट मिली, मैंने वो ओपन की, उस पर कुछ प्रोजेक्ट जो है वो लिस्टेड थे। उन प्रोजेक्ट में से मैंने चेक किया कि केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन-सा प्रोजेक्ट है। तो मुझे 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड मिले थे। उनमें से मैंने तीनों को ईमेल किया था, और जिसमें से मुझे 2 का रिप्लाई आया था। एक जो था वो फाइनेंशियली जो है वो सपोर्टेड था, और एक जो था वो सेल्फ फंडेड था। तो फिर जो सुपरवाइज़र थी जिनका जो है वो जिनके साथ मैंने काम किया यहाँ पे आके, तो फिर उनसे मेरी बात हुई ईमेल के ऊपर ही। मैंने उनको अपनी सीवी वगैरह भी सेंड की, अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी सेंड की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रपोज़ल बनाएँ इसके ऊपर, फिर मैंने प्रपोज़ल बना के उनको सेंड किया। देन आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में अब फिल अप करें। ओके। अच्छा, तो आपका तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, मोस्टली मैंने देखे हैं जो स्टूडेंट अपना मास्टर लेवल कंप्लीट कर चुके हैं और पीएचडी के लिए प्रोसीड कर रहे होते हैं, वो सुपरवाइज़र को मोस्टली जो होते हैं, वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारा ये प्रपोज़ल है। लेकिन आपने ख़ैर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था जो स्टूडेंट मास्टर लेवल पे ये सोच रहे होते हैं कि नहीं बस हमने किसी भी ग्रेजुएट एज़ अ ग्रेजुएट असिस्टेंट के तौर पे हम लोग अपॉइंट नहीं होंगे या इसका नहीं सोचती इस बारे में। तो ये काफ़ी उनके लिए एक अच्छी गाइडलाइन है कि वो लोग कर सकते हैं इस तरह से अप्लाई। अच्छा, तो आपने क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपने सुपरवाइज़र को सेंड किए थे जब आपने उनको मेल की थी? देखें, सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी हम सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा जो इश्यू आ रहा है अभी, आई हैव बीन गाइडिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर, कि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं जी कि ईमेल कैसे लिखा जाए, उसमें क्या-क्या डालना चाहिए, कैसे जो है वो हमारे प्रोफ़ाइल में कुछ भी नहीं है। तो ये है कि बीएस लेवल के ऊपर आपके पास बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं जिनके ज़रिए से अगर आप पब्लिकेशंस नहीं कर सकते, रिसर्च पब्लिकेशन, अगर आपके पास इतना हमारा वहाँ पे रिसर्च का कल्चर नहीं है, लैब्स वगैरह नहीं अवेलेबल हैं, तो और बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर लें, उसके अलावा रिसर्च इंटर्नशिप कर सकता है बंदा, इसके अलावा कोर्सेज़ कर सकते हैं। आप ये करें कि कोई भी जो भी आप स्टूडेंट्स मतलब ये सुन रहे हैं, कि आप अपनी जो आपने जिस भी सब्जेक्ट में डिग्री की है उससे रिलेटेड बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपके पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, एक हम कहते हैं कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी होंगे उससे रिलेटेड, और फिर आपने जो है वो ऑनलाइन कहीं न कहीं कुछ न कुछ किया होगा। मतलब आपके पास कुछ न कुछ ऐसा हो कि आप जब भी किसी सुपरवाइज़र को अप्रोच करें तो आप उनको काइंडली ये बता सकें। बाकी कोई इसमें बहुत बड़ी फ़िलॉसफ़ी नहीं है कि उसमें हमने क्या-क्या डालना है, बहुत कोई स्पेसिफ़िक चीज़ें डालनी है तो रिप्लाई आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने जस्ट सुपरवाइज़र को ये कन्विंस करना होता है कि आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। आप मतलब वहाँ पे आएँगे, उसके साथ काम करेंगे, तो आप उस ऑर्गेनाइज़ेशन को, उस सुपरवाइज़र को कुछ दे सकेंगे। हम अक्सर हमारे यहाँ हम लेने के सोच रहे होते हैं ना, हम ईमेल में रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं नहीं, नहीं जी मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, परेशानियाँ बड़ी हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये वो। तो ये एक बड़ी जो है वो गलत अप्रोच है। हमेशा ईमेल के अंदर जो है वो अपने आप को पॉज़िटिवली प्रेज़ेंट करें, और वहाँ पे ये लिखें कि आप उनको क्या दे सकते हैं। तो हुँ, मैंने ऐसा हुँ। ही की। ओके, अच्छा, आप ये सेकंड स्टूडेंट होंगे जो कि ऑनलाइन कोर्सेज़ की बात कर रही हैं। एक और इंटरव्यू भी होगा, आप देख सकते होंगे, साद नाम होगा स्टूडेंट का। उन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी कि जब आप लोग बीएस लेवल पर हो, आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज़ करें और वो आप लोगों की प्रोफ़ाइल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है और आप लोगों को रिसर्च की में अप्लाई करने के लिए आपका प्रोसेस ईज़ी कर देती है। तो आप ये सेकंड स्टूडेंट हैं जिनसे ये मैं सुन रही हूँ, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं खुद भी अमल करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये काफ़ी एक अच्छी गाइडलाइन है जो कि आगे सोच रहे होते हैं कि नहीं हम लोग जिस पीएचडी लेवल पर ही जाके करेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज़ ऑफ कोर्स हम लोगों को करने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो वो जी सर। जी, यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज़ के हवाले से मैं खुद तकरीबन 10 से ऊपर कोर्सेज़ कर चुका हूँ, इन दिनों में ही। पहले भी कुछ किए थे, इन दिनों में भी किए हैं। तो उसके लिए मैं 1-2 जो है वो सोर्सेज़ बता दूँ जहाँ से आप कर सकते हैं। कोर्सेरा के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको मतलब
टॉप क्लास के कोर्सेज मिल जाते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं विद सर्टिफिकेशन। आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करके फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना होगा, और फाइनेंशियल एड में भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपने डालना होगा कि आप क्यों फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट के आपको ये कोर्स कैसे हेल्प आउट करेगा। तो अगर हम 16 साल एजुकेशन हासिल करने के बाद भी अगर हम इतना भी ना बता सकें कि मुझे ये कोर्स क्यों फ़ायदा देगा, तो आई थिंक फिर हमारे पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, ऐसे ही आपने सही चीज़ कही। कोर्सेरा के ऊपर काफ़ी फ्री कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, कुछ पेड भी हैं। अगर आप लोग उनको कन्विंस करके वहाँ से कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इवन कि मैंने भी कुछ कोर्सेज़ वहाँ से किए हैं और सर्टिफ़िकेशन ली है, तो बहुत ही अच्छे प्रोफ़ेसर वहाँ पर होते हैं और आपको काफ़ी अच्छा मटीरियल मिल जाता है वहाँ से। लेकिन एग्ज़ैक्टली हम लोग बहुत फ्री चीज़ों की तरफ हम लोग कहते नहीं, अगर फ्री मिल रहे, तो ऑब्वियसली हम क्यों ध्यान दें? हमारी भी ये भी बहुत ही गंदी अप्रोच होती है। हम लोग फ्री नहीं, जो एक्सपेंसिव मिल रही होगी, हम कहते हैं वो ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू जो फ्री मिल रही है। अच्छा सर, आपका तो केस थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया ना। अभी जो स्टूडेंट ज अभी जो आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे, उसके लिए क्या होगा कि वो मार्च में ऑफर होती है, तो किस तरह से हम उस पे अप्लाई करेंगे? जी, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था अभी, जो है वो, क्योंकि जब भी कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है बाहर के लिए, तो उसकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि सॉरी, स्कॉलरशिप जो है वो फुली फंडेड होना चाहिए। तो मलेशिया में अगर हम बात करें फुली फंडेड स्कॉलरशिप के हवाले से, तो एमआईएस के नाम से इनका स्कॉलरशिप है। अगर हम कंपैरिजन के हवाले से देखें चाइना को और दीगर कंट्रीज़ को, तो वहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मलेशिया के। मलेशिया में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स की। बट दूसरी तरफ जो है वो जैसे रिसर्च असिस्टेंटशिप की या इस तरह के जो हैं वो कहते हैं कुछ हाईली कम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी के अंदर के स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। अगर हम एमआईएस की बात करें, तो एमआईएस काफ़ी कम्पिटिटिव जो है वो स्कॉलरशिप है। मार्च या अप्रैल में जो है वो हर साल अनाउंसमेंट होती है, और उसमें तकरीबन जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, अल्जीरिया, सोमालिया, मालदीव, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। और ये स्कॉलरशिप जो है वो नॉर्मली इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सारा का सारा स्मूथ एप्लीकेशन प्रोसेस ही होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है वो मेंशन होता है ना आइल्स के हवाले से। बट लकीली ये है कि पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर उनके पास मौजूद हो, तो वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और बिसाइड दिस अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तो वो जैसे कि सारे स्कॉलरशिप्स में आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जो चाहिए होती है। अगर हम उसकी बात करें कि अगर हम वन बाय वन बात करें, तो अगर आप किसी भी बाहर के मुल्क में जा रहे हैं, तो पासपोर्ट सबसे पहली चीज़ है वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आपके पास अपनी जितनी भी प्रीवियस जो हैं वो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी अच्छे तरीके से स्कैन होनी चाहिए। ये ना हो कि गंदी-मंदी स्कैन, क्यों मैंने बहुत हुँ, दफ़ा हुँ। देखे हैं लोगों के डॉक्यूमेंट्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे रफ से जो है वो स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। बहुत अच्छे से प्रॉपर से स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हों। उसके अलावा जो है वो आ जाएँ, तो रिकमेंडेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने प्रीवियस एजुकेशन हासिल की है, वहाँ से 2 एसोसिएट प्रोफ़ेसर्स हों या लेक्चरर्स हों, उनसे 2 रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अच्छे से प्रॉपर से बनवा लें। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको ईमेल पुट करना होता है, और ईमेल जो है वो आपका डायरेक्ट सुपरवाइज़र को जाता है, और सुपरवाइज़र को वहाँ से अपलोड करना होता है, और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिन स्कॉलरशिप में वो होता है। बट एमआईएस के केस में जो है वो आपको अपलोड करना होता है। इसके अलावा आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना होता है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं। मोटिवेशन लेटर की बड़ी वैल्यू होती है, हम अमूमन जो है वो इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। मोटिवेशन इज़ दैट कि आप क्यों आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, मतलब आप क्यों एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं बेसिकली, कि आपको हम सेलेक्ट करें इस यूनिवर्सिटी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा जो है वो, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको एक प्रपोज़ल चाहिए होगा। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर प्रपोज़ल जो है वो मस्ट नहीं है। बट अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू मस्ट हैव अ प्रपोज़ल, जिसमें आपने इंडिकेट करना होता है कि आप यहाँ पर आकर कौन-सी रिसर्च करना चाहते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, और वो ये है कि आपके पास क्या कहते हैं ना, एडमिशन लेटर अगर हो, तो वो आपके फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। और एडमिशन लेटर की ये है कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपको किसी भी आप सुपरवाइज़र से राब्ता करके एडमिशन लेटर आप इज़िली ले सकते हो। क्योंकि जब भी अगर कोई भी स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई करना चाहता है नेक्स्ट हम कहते हैं सेशन के अंदर, तो वो मेरे साथ राब्ता करे, मैं उसको एडमिशन लेटर यहाँ से सुपरवाइज़र से बात करवा के उसको एडमिशन लेटर लेके दे दूँगा। आगे उसकी किस्मत है कि वो स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होता है तो वो आ सकता है। हुँ, मतलब हुँ। ये है कि मेन चीज़ यही होती है।
ओके, चलिए ये तो फिर हम आपका आप जो भी हमें अपनी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम देंगे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहिए कर सकते हैं। अच्छा सर, जी, यहाँ पर आप कह रही हैं कि सुपरवाइजर से एडमिशन लेटर ले ले, तो जैसे यूनिवर्सिटीज के अपने एप्लीकेशन पोर्टल होते हैं, क्या हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते वहां पर मास्टर्स के लिए? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, बट उस केस में फिर ये होता है कि नॉर्मली जब आप अप्लाई यहाँ पे मलेशिया में ऐसा ही होता है कि आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही अप्लाई करना होता है, बट उस केस में फिर ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे विदाउट सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किए अप्लाई करते हो तो आप फिर वो एक कंसिडर होते हो। हम कहते हैं ना कि सुपरवाइजर को इन्फॉर्मेशन उस हवाले से नहीं होती, बट वो फिर ये केस होता है कि अगर सुपरवाइजर स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर वो लेगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बाजूकात सुपरवाइजर के पास जो है वो जगह नहीं होती उनके ग्रुप में, या हम कहते हैं कि उनके पास ऐसी जगह नहीं होती कि वो मजीद स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर सकें। बट मेरा यहाँ पे क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग विद डिफरेंट सुपरवाइजर्स, बहुत सारे लेक्चरर्स के साथ मैंने उनके प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, फिजिक्स में काम किया है, मैंने केमिस्ट्री में काम किया है, नैनो टेक्नोलॉजी में काम किया है, बायोडाइवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स में काम किया है। तो उस हवाले से मेरा एक कनेक्शन जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी हद तक मौजूद है, और काफ़ी हद तक ये आइडिया होता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो आना, अगर वो डायरेक्टली पोर्टल पे अप्लाई करेगा तो वो फिर फंडेड, मतलब ये वो फिर सुपरवाइजर अगर उसको लेगा भी तो वो यही कोशिश होगी उसकी कि मतलब ये बंदा फंडेड नहीं है, तो वो सेल्फ के बेस पे होगा ना। तो अगर हम्म। हम सुपरवाइजर से पहले बात कर लें कि मेरा ये इंटेंशन है, मैं आपसे एडमिशन लेटर लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन डालते हैं तो वहाँ पे हमें पोटेंशियल सुपरवाइजर की जगह पे अपने सुपरवाइजर का नाम लिखना होता है, तो तब वो ओके। एप्लीकेशन उस सुपरवाइजर के पास जाती है। जी। मतलब ये एक एप्लीकेशन प्रोसेस का पार्ट है कि हमें वहां पर सुपरवाइजर का नेम लिखना होता है? जब भी आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जब भी आप रिसर्च डिग्री के लिए जाते हो, और मोस्टली जो यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी है मलेशिया के अंदर, वो हमारी पाकिस्तान वाली नहीं है। यहाँ पे मास्टर्स बाय रिसर्च है मोस्टली, जिसमें आपके हाँ। सिंगल बुक नहीं होती, मतलब फर्स्ट डे से आप लैब जाते हो, प्रपोजल करते हो, रिसर्च करते हो, पेपर पब्लिकेशंस हैं, थीसिस हैं, लैब वर्क है, ईच एंड एवरी, मतलब उसमें कोई सिंगल बुक नहीं है, कोई सिंगल एग्जाम नहीं है उसका। तो वो हम्म। फिर जब आप रिसर्च बेस के लिए आते हो तो डेफिनेटली फिर आप जो है वो इन चीज़ों को देखते सुपरवाइजर। ओके, हो, अच्छा ये सुपरवाइजर। चीज ये चीज बड़ी अच्छी बताई, लाइक जैसे कि हम बाकी कंट्रीज की जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के, तो वहां पर विद रिसर्च और विदाउट रिसर्च दोनों ही प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह मलेशिया का बता रहे हैं कि विद रिसर्च ही हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, देन सुपरवाइजर से कांटेक्ट हमारा जरूरी होता है अगर आप लोगों ने विद रिसर्च अप्लाई करे। बाकी एप्लीकेशन पोर्टल अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज गूगल पे लिखेंगे तो वन बाय वन जब आप लोग जाके सर्च करेंगे और कोर्स देखेंगे तो आप लोगों को वहाँ पूरी डिटेल मिल भी जाएगी, सुपरवाइजर की डिटेल भी मिल जाएगी वहां पर। अच्छा सर, ये जो एप्लीकेशन होती है आपने कहा कि बाय सुपरवाइजर हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज जो स्टूडेंट डायरेक्ट जाके अप्लाई कर देते हैं, लाइक लेट्स सपोज उनको कोई प्रोग्राम मिल गया जो कि वो विदाउट रिसर्च प्रोसीड करना चाहते हैं मास्टर, तो इनकी कोई हम्म। एप्लीकेशन फी होती है? जी एग्जैक्टली, इसकी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। मलेशिया में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो कोर्स बेसिस प्रोग्राम है मोस्टली ना, क्योंकि कोर्स बेस्ड प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है कि जो आप क्लास के साथ पढ़ते हो, मतलब पूरी क्लास के साथ पढ़ते हो। रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम ऐसा है जिसमें आप अकेले होते हो, आप और आपका सुपरवाइजर और आपकी लैब होती है। तो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम के अंदर आप सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस के बगैर कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं होगे अगर सुपरवाइजर ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो। बट जो कोर्स बेस्ड प्रोग्राम है मलेशिया के अंदर भी हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो और आप इजीली एक्सेप्ट भी हो जाओगे उन प्रोग्राम में। और उनकी एप्लीकेशन फ़ी वेरी करती है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, और कोविड के बाद ये थोड़ा सा जो है वो अभी ज़्यादा हो गई है। अभी जैसे हमारी जो मेरी वाली यूनिवर्सिटी है इसकी अचानक से ज़्यादा हो गई थी, इसकी अराउंड अब तकरीबन आई थिंक 7 से 8 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो अभी इसकी एप्लीकेशन फ़ी हुई हुई है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अभी 3 से 4 हज़ार की रेंज में है, कुछ की 2 से 3 हज़ार की रेंज में है। तो इस रेंज में जो है इनकी एप्लीकेशन फ़ी है। जब मैंने अप्लाई किया था कोविड से पहले तो उस वक्त आई थिंक 800 या 1000 थी इसकी। तो हम्म। अब कोविड के बाद जो है वो इंक्रीज हुई हैं चीज़ें, जब से ऑनलाइन हुआ है सारा सेटअप। ओके। तो अ, फिर उस प्रोग्राम में आप आके यहाँ पे लोकल्स के साथ बैठ के आप क्लास में बाकायदा से कोर्स पढ़ोगे, एग्जाम दोगे, जो एक प्रॉपर तरीका है। हम्म। जी। ओके, अच्छा अभी ये जो आप एम आई एस एम स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे, मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए? लाइक कुछ स्कॉलरशिप की, अगर हम हंगेरियन स्कॉलरशिप की बात करें, टर्किश की बात करें, तो वहां पर उन्होंने मेंशन किया होता है कि ऑफर लेटर आप लोगों के पास होना चाहिए जब आप लोग अप्लाई कर रहे हो।
तो देखें यहाँ पे ऑफर लेटर का मलेशिया में कंसेप्ट है ही नहीं सिरे से। यहाँ पे एडमिशन लेटर का ही कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको जब सुपरवाइजर एक्सेप्ट कर लेता है तो आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है और विद इन 20 से 22 दिनों में आपका एडमिशन लेटर आ जाता है विद सुपरवाइजर नेम कि आपका एडमिशन हो गया है, आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो करो। अब जो आपका क्वेश्चन है कि एमआईएस में एडमिशन लेटर जो है वो इम्पोर्टेंट सॉरी नेसेसरी है या ऑप्शनल है, तो ये ऑप्शनल होता है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। बट ओके। अगर आपके पास है तो वो एक थोड़ा-सा आपका जो होता है ना चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कि वो फिर जो स्कॉलरशिप वाली जो हम कहते हैं ना कि जो चेक करने वाले हैं एप्लीकेशन वाले, उनको थोड़ा-सा ये आइडिया हो जाता है कि इस बंदे ने पहले से राब्ता किया हुआ है, इसके सुपरवाइज़र के साथ डिस्कशन है, तो कोई मेरे ख़्याल में इसका प्रपोज़ल भी होगा। तो वो एक थोड़ा-सा हम कहते हैं ना कि एक एडिशनल आपको मार्क्स मिल जाते हैं उसके, हुँ, बाकी हुँ। ये ऑप्शनल है। जी। ओके। अच्छा, एमआईएस के अंदर हम विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। जो हम हाँ। कोर्सेज़ करते हैं, क्या उसमें भी विदाउट आइल्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन पोर्टल पर? जी, यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं आपको मलेशिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको आइल्स के बगैर एक्सेप्ट करती हैं एज़ अ पाकिस्तानी। अगर आप बंगाली हैं तो आपको आइल्स देना पड़ेगा। हुँ, अगर आप हुँ। आई थिंक आप सोमालिया से आ रहे हैं या फिर आप दूसरे बाज़ कंट्रीज़ के लिए इनको जो है वो आइल्स चाहिए। बट पाकिस्तान के लिए ये एक पॉज़िटिव पॉइंट है मलेशिया के अंदर कि मेंशन होता है, बट पाकिस्तान के अंदर अगर आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लिया है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ये एक ठीक है प्लस सर। पॉइंट। जी। ओके। अच्छा, इनटेक्स कितने होते हैं मलेशिया के अंदर अप्लाई करने के लिए? लाइक मार्च में आई थिंक आपने कहा था कि स्कॉलरशिप ओपन होती है। जी, इनके इंटेक्स जो हैं वो नॉर्मली साल में 2 इंटेक होते हैं इनके। मार्च का इंटेक भी है और सितंबर वाला इंटेक भी है, दोनों इंटेक्स होते हैं। और बाकी जो रिसर्च की डिग्री है पीएचडी की है ना, तो पीएचडी और मास्टर्स बाय रिसर्च ये दोनों, इसका पूरी साल ओपन रहता है। आप किसी भी टाइम जो है वो अपने सुपरवाइज़र से किसी भी से भी राब्ता करके आप किसी भी टाइम एप्लीकेशन डाल सकते हैं और वो आपको किसी भी टाइम जो है वो एक्सेप्टेंस मिल सकती है और आप प्रोसीड कर सकते हो उसको। और जो ऑफ़र होती है वो आई थिंक 6 मंथ के लिए जो है वो वैलिड रहती है। विदिन 6 मंथ आप उस ऑफ़र को लेके आप एक्सेप्ट करो, उसको लेके आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करो, उसको लेके आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हो। वो 6 महीने तक वैलिड होती है कि ये बंदा इस यूनिवर्सिटी में एडमिट हो चुका है और जो है वो उसके बाद आप 6 महीने के अंदर-अंदर आपको आना होता है मलेशिया के अंदर, अगर आप अपनी एजुकेशन को उस ऑफ़र को कंटिन्यू करना चाहते हो तो। ओके। अच्छा, जो अभी मार्च के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मे बी इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में एडमिशन फिर ओपन हो जाएँगे, जो कि कोर्सेज़ में जी, अप्लाई करना चाहें। अभी भी ओपन है। अभी भी काफ़ी सारे जो हैं वो रिसर्च के लिए जो ओपन हैं, अभी जो स्टूडेंट्स जो है वो ओपन क्या करते हैं अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए, मतलब मार्च वाले इनटेक के लिए, तो वो अभी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो उनका जो सेमेस्टर जो है वो शुरू हो जाएगा, मार्च वाला शुरू हो जाएगा और वो अगर मार्च में यानी कि फरवरी में अप्लाई कर लेते हैं तो फिर मार्च में हम ये कहते हैं ना कि मार्च अप्रैल में जब वो स्कॉलरशिप आएगा तो उनके पास ऑलरेडी लेटर होगा, तो वो उस लेटर को लेके तो वो है वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लेंगे इजीली। ओके। अच्छा, अभी जो भी स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग फिर वन बाय वन यूनिवर्सिटीज़ को चेक कर लें। आपके पास एफएससी की और मैट्रिक की होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, वो उससे आईबीसी से अटेस्टेड हो, एचईसी की आप ट्रांसक्रिप्ट डिग्री वो एचईसी से अटेस्टेड करवा लें। किसी भी कंट्री में कर रहे हो, अटेस्टेशन लाज़मी आप लोग करवा के रखें और अच्छे जी से हाँ, ये मोटिवेशन रहता है। अटेस्टेशन वाले से यहाँ पे मलेशिया में इतना ज़रूरी नहीं है। उस वक़्त जब आप अप्लाई कर रहे होते हो उस वक़्त कोई इश्यू इतना नहीं होता, अटेस्टेशन का ये नहीं पूछते आपके पास। जो है वो इतना ज़रूरी चाइना में ज़्यादा पूछते हैं। मलेशिया के अंदर आपके पास जो मैं ये ऐड करता चलूँ कि आपके पास आपकी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और आपकी सारी जो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। और जितने भी मतलब जो है ना आम डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको पता है कि स्कॉलरशिप्स के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अब वो इतनी दफ़ा डिस्कस हो चुके हैं कि अब उनमें फिर बंदा मतलब ये है कि बार-बार क्या बात करे कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो ये है कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आप पहले से रेडी कर लें। स्ट्रगल लगती है, आई नो कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे तकरीबन 1 से 2 महीने पूरे लगे थे भाग-भाग के सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में। तो एक हुँ, दफ़ा हुँ। जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप फिर एक बेड पे लेट के ना तो घर वालों से चाय मँगवा के तो सुबह से शाम तक फिर आप एप्लीकेशनें डालते रहते हो। फिर आपको टेंशन नहीं ऐसे है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स ना कंप्लीट हो तो फिर आपको रोज़ भागना पड़ता है। इसलिए पहला काम ये करें सारे के सारे
वो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। जी। ठीक हो गया। ये हमारा पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। जैसे हमें ऑफर लेटर रिसीव होती है, तो वीज़े का क्या प्रोसेस होता है? कुछ जैसे यूरोपियन का आपको पता लग चुका होगा कि अपॉइंटमेंट हमें 7 से 8 महीने हो जाते हैं, नहीं मिलती अपॉइंटमेंट। यहाँ तो पे मलेशिया का कैसे है? जी, जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के प्रोसेस मैंने खुद भी किए हैं, वीज़ा के सारे प्रोसेस क्योंकि जब मैंने प्रोसेस किया था तो मैंने अपना प्रोसेस सारा का सारा खुद किया था। किसी से मतलब जो है ना कि एक आप कहते हैं कि एक क्लिक भी किसी ने नहीं किया था। मुझे पता था कि प्रोसेस में से कैसे गो थ्रू होना है, तो उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी किया, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है और आपका सुपरवाइजर से भी बात तय हो गई या आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गए हो। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है, फिर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपका प्रोसेस करती है, आपको टेंशन ही नहीं लेनी पड़ती। सारे के सारे मामलात आपके यूनिवर्सिटी आप ईमेल के थ्रू हैंडल हो रहे होते हैं, वही आपकी एप्लीकेशन को फिल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर आपका ई वीज़ा आ जाता है। अब जो दूसरी कंडीशन है मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने खुद वीज़ा अप्लाई करना है, आपके पास ऑफर लेटर है, तो उसका तरीका ये होता है कि जब ऑफर लेटर मिल जाता है तो एजुकेशन मलेशियन ग्लोबल सर्विसेज इनकी जो है वो वेबसाइट है जहां पर जाकर आपने स्टूडेंट ईवेल अप्लाई करना पड़ता है। इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, ईवेल बोलते हैं। सबसे पहले उसकी फ़ी होती है अराउंड 80,000 पाकिस्तान जो है वो उसकी फ़ी होती है और वो आपने अप्लाई करना होता है। उसमें सारा कुछ मतलब आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कोई इतनी लंबी चौड़ी उसकी एप्लीकेशन नहीं होती, थोड़ी सी टेक्निकल है बट इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। और वो आपका तकरीबन आ जाता है 25 से मतलब 25 दिनों से 1 महीने के टाइम में आपका जो ना ई-वेल आ जाता है और ई-वेल की बुनियाद पे फिर आप जो है वो ई-वीज़ा अप्लाई करते हो। ई-वीज़ा जो आपका 24 से 28 हावर्स के अंदर आ जाता है और उसकी फ़ी होती है अराउंड 8,000 के करीब। तो जब एक दफ़ा आपका ऑफर लेटर आ जाए तो उसके बाद जो है ना वो आपने वीज़ा अप्रूवल लेटर के लिए अप्लाई करना होता है ईएमजीएस की वेबसाइट के ऊपर, एजुकेशन मलेशियन ग्लोबल सर्विसेज। और उसके बाद जो आपने ई वीज़ा अप्लाई करना होता है वो विंडोज़ मलेशिया की एक वेबसाइट है, वहाँ पे अप्लाई करना होता है जब आपका अप्रूवल लेटर आ जाता है। तो वो हुँ, हुँ। लेटर, अपना ऑफर लेटर और अपना वीज़ा, ये आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो ई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। आपका जो ही ई वीज़ा आ जाता है, आपको टिकट बाय करना होता है और आपको ट्रैवल करना होता है। इसमें कोई वीज़ा इंटरव्यू मतलब कोई इंटरव्यू नहीं होता और इसमें कुछ सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसीजर है और आपके पास अगर लैपटॉप है, आपके पास अच्छा इंटरनेट है, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन ही हमें और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कोई बाय पोस्ट भी सेंड करने होते हैं या जस्ट अपलोड ही हम लोगों ने करने होते हैं? आप जब आप यहाँ पे आते हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप लेके आते हो हार्ड फॉर्म में। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो हार्ड फॉर्म में वहां से नहीं भेजना होता। ये बहुत जबरदस्त है इनका कि सारा का सारा ऑटोमेटिक है, ऑनलाइन है और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। हर चीज को आप ट्रैक कर सकते हो। ईमेल करोगे तो आपको टाइम पे जवाब मिलेगा हर चीज का। ईएमजीएस के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने तकरीबन 7 से 8 वीजा प्रोसेस किए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। हर एक दफा जो है वो उन्होंने हर एक क्वेरी को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस की है। तो इसलिए इनका प्रोसेस बहुत सिंपल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सारा कुछ आपको लैपटॉप की भी बाजू का जरूरत नहीं होती। ये आपके पास हाथ में मोबाइल होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपना प्रोसेस जो किया था शुरू का जो प्रोसेस था सारा का सारा मोबाइल से किया था मैंने। इवन अपने मैंने ईमेल भी जो है वो मोबाइल से सेंड किए थे अपने सुपरवाइजर को। हुँ, हुँ। तो फिर अगर बंदा कुछ करने की सोचे तो कर सकता है असल में। ट्रू, जी। ऐसे ही है। अच्छा, मलेशिया का वाक़ई में प्रोसेस काफ़ी ईज़ी है। हमें बाकी कंट्रीज़ की बड़ी प्रॉब्लम स्पेशली ज मेरा जर्मनी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जर्मनी का बहुत टफ प्रोसेस है। इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट का वेट तकरीबन हमारे 8 से 9 माह लग जाते हैं सारे के, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है 2 महीने के अंदर ही आपके पास सब चीज़ें आ जाती हैं। जी, जी, तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर आप मलेशिया में होते हो। जी। ओके, अच्छा सर, जब आप वहाँ पर पहुँच गए थे, तो आपको वहाँ की सोशल लाइफ़, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में आप हमारे साथ डिस्कस करें। आप तो एज़ अ ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे गए, तो आपको तो स्टाइपेंड भी आई थिंक दे रहे होंगे यूनिवर्सिटी वाले? जी, एग्जैक्टली हमारा जो प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट में मैं आया था, वो एफआरजीएस था, फंडामेंटल रिसर्च ग्रांट स्कीम के नाम से था एंड दैट वाज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। तो उसमें ये होता है कि आपको इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपको आपका कुछ भी, हम ये ना कहते हैं ना कि आपकी फी नहीं पे हो रही होती, आपको डायरेक्टली जो है वो मंथली पैसे ही मिल रहे होते हैं। उन पैसों में से आपने अपनी फी भी देनी होती है, उन्हीं पैसों में से आपने अपना खर्चा भी करना होता है, वट भी। और वो फिर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का और आपको कितने पैसे मिल रहे हैं।
अगर तो कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है जिसमें आपको मिलते हैं 2500 के करीब, तो आप आराम से अपनी फी भी दे देते हो, खाना पीना भी कर लेते हो और थोड़े थोड़े पैसे बचा भी लेते हो। मतलब हम्म। पाकिस्तानी 15-20 हज़ार आप बचा भी सकते हो आराम से। तो ओके। मेरे केस में मुझे कोई वो बचाने वाला ज़हन मेरा बिल्कुल भी नहीं था जब मैं आया था। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो स्कॉलरशिप मतलब ग्रांट था वो पूरे 2 साल तक चला। और उस ग्रांट में जो है वो मेरी फ़ी भी कवर हो जाती थी, मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं। और उसके बाद फिर मैंने एडिशनली जो है वो मेरा स्कॉलरशिप ख़त्म होने के बाद मुझे कुछ थोड़ा-सा एक्सटेंड करना था, तो उसके बाद मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट सुपरवाइज़र्स के साथ काम किया, तो वो सब मुझे पेड करते थे। तो यहाँ पे आपके पास ये एक प्लस पॉइंट होता है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में आ जाते हो, अगर आप थोड़े से एक्टिव हो, आप काम करने वाले हो, आप मेहनत करने वाले हो, तो आप ये करते हो कि आप दूसरे लोगों को भी काम करके देते हो और वो आपको पे करते हैं। मतलब आपने किसी का प्रोजेक्ट है, आपने किसी का थीसिस सेट कर दिया, आपने किसी का पेपर सेट कर दिया, आपने किसी के लिए लैब का काम कर दिया, आपने किसी के लिए फील्ड का काम कर दिया, तो वो फिर आपको एक प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको मंथली में भी पाकिस्तानी 40-50 हज़ार एक बंदा दे देगा, दूसरा बंदा भी आपको मंथली 30-35 हज़ार दे देगा। आपने थोड़ा-थोड़ा काम होता है, काम इतना ज़्यादा नहीं होता, बट ये होता है कि आप थोड़ा-सा फ़ोकस करके अगर वो करें, तो ये इस तरह की फिर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास बहुत होती हैं। और जो आपने सोशल लाइफ़ की बात की कि मलेशिया में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है हमारे लिए, मुझे यहाँ की सोशल लाइफ़ बहुत अच्छी लगती है। मैं लोकल्स के साथ ही रहा हूँ पूरे 2 साल और मैं अपने लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहा। वहाँ से मैं निकल के आया था, मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने लोगों के साथ नहीं रहूँगा, मैं लोकल लोगों के साथ। मतलब इसका पर्पज़ ही क्या है कि यहाँ भी आके हम अपने लोगों के साथ रहें, डिफरेंट कल्चर्स को देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि इस्लामिक कल्चर है, मतलब ये है कि मैं गाँव में रहता हूँ, मस्जिद हमारे करीब है और इनका टोटली जो मलाइशियन कल्चर है वो इस्लामिक कल्चर है। बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। सुपरवाइज़र्स बहुत ज़्यादा बहुत नाइस हैं, बहुत पोलाइट लोग हैं और हम्म। आपको समझते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और अगर आप हार्ड हार्ड वर्क करने वाले बंदे हैं, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा होती है। ओके। हमें ये वीजे के साथ वर्क परमिट भी कोई दिया जाता है जैसे बाकी कंट्रीज का होता है? सॉरी? वीजे के साथ वर्क परमिट भी ये लोग हमें अलाउ करते हैं मलेशिया में? नहीं, ये एक है नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे वर्क अलाउ नहीं होता। और वर्क अगर अलाउ हो भी, मतलब ये है कि 20 आवर्स अप्लाई होते हैं और वो भी आपको छुट्टी के दिनों में। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप रिसर्च की डिग्री कर रहे होते हो ना, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप कोई काम कर सको। अगर आप वाक़ई में पढ़ने के लिए आए हुए हो ना और आप हक अदा कर रहे हो ना पढ़ने का, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप रिसर्च भी कर रहे हो और फिर आप जॉब भी कर रहे हो, तो थोड़ा-सा मेरे लिए तो मुश्किल था। बट आई थिंक अगर कोई मेहनती बंदा है तो शायद वो मैनेज कर सके। बट मैं बहुत लेज़ी सा बंदा हूँ, तो मैं नहीं कर पाता था, मुश्किल था मेरे लिए। नहीं, जो लोग अक्सर मैंने जो कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, जैसे कि बाकी अगर हम यूरोपियन की बात करें, वहां पर उनको वर्क परमिट मिलता, वहां पर वो और जॉब कर दे, 20 आवर्स पर वीक में अलाउ होते हैं। वो फिर अपनी स्टडी भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आई थिंक फ्राइडे सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। तो वो हुँ, हुँ। फिर कर रहे होते हैं, मतलब अपने आवर्स कंप्लीट कर, तो और जॉब कर रहे होते हैं। लाइक अपनी कुछ लोग मैंने जिनके इंटरव्यूज लिए जो कि अपनी फील्ड से रिलेटेड कर रहे हैं, जो अदरवाइज बाकी और जॉब में लगे, लाइक डिलीवरी की होगी, रेस्टोरेंट की होगी। तो ये चीज़ है, जो लोग भी मलेशिया में जाना चाहते हैं, तो वो लोग ये नहीं सोच के जाएँ कि वहाँ वर्क परमिट मिलेगा। ये जी, माइंड में आप निकाल दें। बिल्कुल ये बिल्कुल ना सोच के आएँ कि आपको पढ़ाई के साथ जो है वो आपको काम करने की या कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स हैं या आपको जॉब्स मिलेंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे जॉब्स आपको, पहली बात है कि यूनिवर्सिटी के करीब-करीब मिलना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मिल भी जाए तो वेजेस बहुत कम होते हैं ना मंथली, मतलब हम कहते हैं ना कि अब एक बंदा यूके में काम कर रहा है या ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, तो उसको तकरीबन अगर यूके में है तो 8-10 पाउंड तो मिलता ही है ना 1 घंटे का। और हुँ। इधर क्या हैं तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तकरीबन 8-10 डॉलर तो मिलता होगा, लेकिन मलेशिया में ऐसा नहीं है। आपको 5 रिंगट मिलेगा या 6 रिंगट मिलेगा और वो कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप इस ये सोच के आते हैं कि मैं साइड से कोई पैसे कमाऊँगा और मैं अपनी फ़ी अदा करूँगा या मैं कोई घर पैसे भेजूँगा, तो ये थोड़ा-सा एक मुश्किल होगा। यहाँ पे अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, और ये मैं एक बात ऐड करता चलूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मलेशिया में रिसर्च का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, ख़ास करके 2, 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज़ इनकी ख़ास करके गवर्नमेंट और 3 से 4 इनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें पहले नंबर पे यूएम आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, दूसरे नंबर पे यूपीएम है, यूनिवर्सिटी पुत्रा मलेशिया, तीसरे नंबर पे यूकेएम है, यूनिवर्सिटी काबासंग मलेशिया, और इसके बाद आती है यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूटीएम है, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया,
और उसके बाद है यूएसएम, यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया। ये 5 रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं। बहुत तगड़ा कल्चर है इनका रिसर्च का और बहुत अच्छी रिसर्च आउटपुट है। ग्लोबल रैंकिंग में ये 500 से नीचे नीचे आती हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज और यूके की यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस है। मोनाश है, टेलर्स है, उसके अलावा सनवे है। ये 3-4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनका आउटपुट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आके अपनी बेस बना के आप स्टूडेंट जो भी आना चाहते हैं मास्टर्स के लिए आए मलेशिया में, रिसर्च करें, अपने 3 से 4 पेपर पब्लिश करें, अच्छे से रिसर्च का एक्सपीरियंस लें, और यहाँ से आप जो है वो जर्मनी, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आप अपनी पीएचडी के लिए बहुत अच्छी जगहों पे जा सकते हैं। हम्म। ये एक अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी, बल्कि ये मुझसे पूछा भी था मेरे एक फ्रेंड ने, कि ना अगर हमारे पास 3 to 4 कंट्रीज हैं, तो रिसर्च हमने अगर रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं स्टडी पर्पज के लिए, तो हम मलेशिया को किस कैटेगरी में रखेंगे? लाइक अगर हम जर्मनी, नॉर्वे, यूके और मलेशिया के दरमियान में देखें, तो रिसर्च के मामले में मलेशिया कौन सी रैंकिंग पर आएगा हमारे पास? देखें, ऑफ कोर्स ये है कि जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं और जब हम यूरोप की बात करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एशिया एंड यूरोप। मतलब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि एशिया में कुछ कंट्रीज का रिसर्च आउटपुट, जैसे कि वो फिर अब डिपेंड करता है जैसे अब सिंगापुर है ना, सिंगापुर में जैसे एनटीयू या एनयूएस है, उनका मुकाबला आप यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज से कर सकते हो। क्योंकि इसी तरह मलाइशिया में भी आप अगर यूएम में आते हो ना, यूनिवर्सिटी मलाया के अंदर, तो आप उसको यूके की यूनिवर्सिटी के साथ एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हो, जर्मनी की टॉप की यूनिवर्सिटीज के साथ। बट अगर आप आम सी यूनिवर्सिटी में आते हो तो फिर डेफिनेटली ऐसा है। अब यूके, जर्मनी, नॉर्वे के अंदर ओवरऑल जो उनका रिसर्च कल्चर है ना, जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज उनकी हैं, वो बहुत अच्छी जो है वो रिसर्च कर रही हैं। एशिया की जैसे हम पाकिस्तान है, मलेशिया है, चाइना है, और क्या कहते हैं ना, कोरिया है, इनके अंदर अब टॉप की 5-6 यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनका रिसर्च बहुत अच्छा होता है। बाकी नीचे जो होता है ना वो गुजारा ही होता है, वो मुश्किल होते हैं। हम्म। एग्जैक्टली फिर ऐसा ही होता है। और एक चीज और होती है कि जब आप एशिया में रहते हो तो आपका जो एक ग्रूमिंग होती है ना, तो वो उस लेवल की नहीं हो सकती जितनी आप, हम कहते हैं ना कि जब आप एशिया से उठ के यूरोप में जाते हो। तो हम कहते हैं ना कि जर्मनी के अंदर, नॉर्वे के अंदर, या हम कहते हैं कि यूरोप के जो दीगर कंट्रीज हैं, उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी मलेशिया या हम कहते हैं ना कोरिया हो गया, जापान की कुछ यूनिवर्सिटीज टॉप में, तो अभी हम उस लेवल पे नहीं है। पाकिस्तान अभी उस लेवल पे नहीं है, बट इंशाल्लाह सोन जैसे कि ये ग्रोथ कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जो है वो इनका लेवल उन्हीं यूनिवर्सिटीज के लेवल पे होगा। ओके। जैसे जर्मनी को आईटी का हब बोला जाता है, कि जो भी आईटी की तरफ रिसर्च करना चाहते हैं वो जर्मनी की तरफ मूव करें, तो मलेशिया की कोई ऐसी फेमस कैटेगरी हो या रिसर्च हो जिसकी तरफ मूव करना चाहे स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली मलेशिया के अंदर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी बहुत। और इसके अलावा इनका मेडिकल का है। मेडिकल में माशाल्लाह से इनका जो है वो यूकेएम में उनका अपना हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी कबरसंग मलेशिया, टॉप की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से बहुत अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो दुनिया में जा रहे हैं अभी। तो इस लिहाज से अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ज़रूर आए यहाँ पे यूकेएम के अंदर। और इसी तरह से इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको यूनिवर्सिटी मलाया है, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया है, इसी तरह से सनवे यूनिवर्सिटी है, टेलर्स है, मोनाश है। इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी जो नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से और इंजीनियरिंग के, मटेरियल साइंस के हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। ओके सर, हम फिर वीडियो को एंड की तरफ लेके चलेंगे। लास्ट में कोई भी गाइडलाइन और एडवाइस अपकमिंग स्टूडेंट्स को आप देना चाहें? जी मेरी तरफ से गाइड सिंपल सी है, कोई बहुत बड़ी गाइड नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने बाहर किसी भी मुल्क में पढ़ाई के लिए जाना है तो खुदारा एक काम ज़रूर करें। जो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो वो तकरीबन 1 महीना 2 महीना अपने सुपरवाइज़र के साथ रह के तीसरे महीने चौथे महीने उसको गोली दे के इधर उधर हो जाते हैं। कोई लोग जो है वो इलीगल हो जाते हैं, कोई अपने फ़ोन बंद करके इधर उधर हो जाते हैं, कोई जॉब में कर रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं। खुदारा ये चीज़ ना करें। यहाँ भी मलेशिया में मैंने 3-4 लोगों को देखा है इस तरह से करते हुए। उसकी वजह से अब ओवरऑल ये हो रहा है कि जब यहाँ पे आप होते हो तो आप अपने अम्मी अब्बा के जो है ना वो बच्चे नहीं होते हैं, आप अपने इलाके के बच्चे नहीं होते हैं, आपको ओवरऑल कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान का। तो अब खुदारा मेरी मिन्नत गिला ये होगा कि जितने भी लोग बाहर जाते हैं ना, तो आप अपने सुपरवाइजर्स के साथ, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा रिश्ता बनाएं, इतनी स्ट्रगल करें, इतनी मेहनत करें कि पीछे से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता हमवार हो। हम्म। और ये है कि आपका सुपरवाइजर
दोबारा जब उस कंट्री से ईमेल उसको जाए तो वो खुशी से एक्सेप्ट करे। ये ना हो कि जब उसको दोबारा ईमेल आए तो वो बेचारा या बेचारी जो है वो कान पकड़ के बैठ जाए कि मैं दोबारा इस बंदे को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि इनका प्रीवियस बंदे ने मेरे साथ ये किया, और यहाँ पे कुछ लोगों ने किया भी है और बड़ा दुख होता है। और भी बहुत सारी जगहों, बहुत सारे कंट्रीज के लोग करते हैं। बट मेरी ये एडवाइस है कि जहां भी जाएं एक कोशिश करें कि मतलब ये है कि अच्छा इंप्रेशन डालें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे लिए भी आसानियां हों और हमसे बाद में आने वालों के लिए आसानियां हों। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबको ये जो है वो समझना चाहिए। ये सर का वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि हम सिर्फ मलेशिया नहीं, बाकी कंट्रीज में भी प्रोसेस काफी डिफिकल्ट हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल जो कि प्रोसेस को खराब कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक मछली की वजह से पूरा तालाब खराब हो जाता है। हमें जी जर्मनी बिल्कुल। में, अब नॉर्वे का भी आपने सुना होगा कि एजुकेशन जो फ्री है वो खत्म करने लगी है, अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुई है। जर्मनी में हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी लेटर आया नहीं है, जस्ट अब अपॉइंटमेंट लेके बैठ चुके हैं, तो काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग सबका ध्यान रखें। और जैसे आपने बताया आप आजाद कश्मीर से हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम या जो भी आप देना चाहें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऐसे ही एक आदमी है आजाद कश्मीर से, मैं नेम नहीं लूंगी, वो भी काफी प्रोसेस में लगे हुए हैं। उनका बस एक ही है कि मैंने बाहर जाना है, जाना है। तो ऑब्वियसली मैं उनको बोलूंगी कि वो अप्लाई करें। मेरे ख्याल में आप लोग ग्राई बोलते हैं जब एक ही इलाके से होते हैं, तो जी जी, ग्राई वो ग्राई है। हाँ बिल्कुल, वो आपका शायद ये ग्राई ही बिल्कुल होगा। मेरे से ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप ग्रुप जो है वो हमारा स्कॉलरशिप नेटवर्क का, मैं उसमें काफी हम्म, जो है वो कमेंट्स वगैरह करता रहता हूँ। तो काफी लोग मुझसे इनबॉक्स में राब्ता करते हैं। मेरा फेसबुक का जो पेज है वो भी आप उसका भी लिंक शेयर कर दें, मैं अपना ईमेल आपको दे दूंगा। ये दो चीजें मैं आपको दे दूंगा। इंस्टाग्राम वगैरह में नहीं यूज करता। और क्या कहते हैं, ये दो चीजें मैं आपको दे दूंगा। कोई भी स्टूडेंट्स उसको किसी भी हवाले से हेल्प चाहिए मलेशिया की, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बट मेरी मेहनत फिर दोबारा से वही होगी कि यहाँ पे आके तो अपना नाम अच्छा बनाएं। तो अभी मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी सुपरवाइजर को अगर पाकिस्तान से कोई ईमेल आएगा ना तो वो उसका 5 मिनट के अंदर रिप्लाई करेगी, मुझे इतना यकीन जरूर है। तो चले जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा है, बल्कि अगर एक सौ इतनी स्ट्रगल करे तो बाकी लोग भी करें। और जो इनके ग्राई है ना, जो मुझे मैसेज करके कह रहे हैं ना, इनको कांटेक्ट करें। जिनका ग्राई निकल आए आजाद कश्मीर से, तो ये अपनी डिटेल दे देंगे कांटेक्ट के लिए। तो तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करें। और मलेशिया का एक इन्होंने अच्छी चीज बताई, विदाउट आइल्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज है, वर्क परमिट के लिए आप लोग नहीं वो कर सकते। अगर आप लोग भाई जॉब पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, देन ऑब्वियसली मैं भी फिर आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूंगी आप लोग मलेशिया की तरफ जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने वाकई में स्टडी करनी है, तो देन आई रिकमेंड मलेशिया, आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं। और एडमिशन आई थिंक मार्च के ओपन हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। ऑफ कोर्स इंटरनेट का इशू था पड़ा, क्योंकि आज आपका कैंपस भी बंद था, तो आप काफी देर से आई थिंक मोबाइल को पकड़ के वो कर रहे हैं वीडियो शूट, जस्ट बिकॉज कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ऐसा ही था बिल्कुल। असल में मैं वो बात सारी प्रॉमिस की होती है, कमिटमेंट की होती है। तो मैं रात को मैंने यही सोचा था कि सुबह हमारा कैंपस ओपन होगा, क्योंकि हमारा संडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है यहाँ पे। फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी होती है। तो वो अचानक से ये कोई मैच जीत गए हैं यहाँ पे। ये है ना कि असल में जोहर में जब भी फुटबॉल का मैच ये टीम जीतती है इनकी, तो ये छुट्टी कर देते हैं। तो रात को ये कोई मैच जीत गया अचानक से, फिर छुट्टी का ऐलान हो गया। तो फिर इसलिए फिर कैंपस नहीं जा सका, और मुझे खतरा यही था कि शायद सिग्नल्स प्रॉब्लम होगा। मैं अभी इसलिए उठ के बाहर आके बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है चले हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो हाँ चलें, अपना बिल्कुल, ख्याल रखें इंशाल्लाह। तो जरूर सर। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा काम कर आपको रही हैं भी आप। सर। और अल्लाह थैंक आपको यू जो है सो वो मच इज्जत सर। दे मजीद इंशाल्लाह। थैंक यू तो सो मच अस्सलाम सर। अल्लाह वालेकुम। हाफिज़। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज़।